नमस्कार दोस्तों, योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों आज हम चलेंगे मेरी एक जिला वैक्सीन स्टोर वाली साइट पर, और आज हम वहां पर एक डिफ्यूजर की फॉल्ट फाइंडिंग करेंगे और साथ में यात्रा का आनंद भी उठाएंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा। तो मुझे वहाँ तक जाने के लिए अपने यहाँ की सरकारी परिवहन सेवा का ही इस्तेमाल करना होगा। मैं अपना टिकट ले चुका हूँ और सीट नंबर भी मेरे को मिल चुका है, और मेरे को ड्राइवर के पीछे वाली सीट ही मिली है जो मेरी मनपसंद सीट है। अभी बस में भीड़ ज़्यादा नहीं है और हमें कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए पूरी लगन से। मैं भी कोशिश करता हूँ इसे पूरी तरह निभाने के लिए, लेकिन कई बार मजबूरी हो जाती है। अभी बस में चलने में लगता है 10 या 15 मिनट का समय है, और आप देखिए बस स्टैंड पर अभी दिन के शायद 9 के आसपास ही बजे हैं और भीड़ बढ़ना शुरू हो चुकी है। और आप देख सकते हैं कि लगभग अधिकांश भीड़ बिना मास्क के ही इधर से उधर जा रही है, जो कि एक गलत प्रैक्टिस है। अभी मैंने भी मास्क को उतार लिया है और अभी भीड़ ज़्यादा नहीं है बस में। जैसे ही भीड़ बढ़ेगी मैं अपना मास्क लगा लूँगा। दोस्तों लगभग 1.5 घंटे का ट्रैवल है। तो हमारी बस अभी शहर को छोड़कर हाईवे पर आ चुकी है। आप देख सकते हैं हरियाली के मनमोहक नज़ारे। सावन अभी शुरू हो चुका है और आपको अब हर तरफ हरियाली ही नज़र आएगी। अब जितनी भी वनस्पतियां हैं उनमें सब में जान उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि पानी ही हमारा मूल है, और इसलिए आपको हमेशा पानी की वेस्टेज को रोकना चाहिए। और आपको पानी से संबंधित कुछ और बातों का भी ध्यान रखना चाहिए, जो मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूँ। इससे हमारा सफ़र आसान हो जाएगा बातें करते रहने से, इसलिए बातें करते रहिएगा। तो दोस्तों ये जो अभी आपने तालाब देखा, ये हमारे गांव का एक तालाब है। यहाँ पर हम अपने पशुओं को नहलाते हैं। हमारा जो अभी बस है वो आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे। इसके रास्ते में कई गांव पड़ते हैं। जैसा मैं अभी आपको बता रहा था पानी के बारे में, पानी ही हमारे जीवन का मूल है दोस्तों। इसका दुरुपयोग भी है और उपयोग भी काफ़ी है। दुरुपयोग, अब बारिश बहुत ज़्यादा हो चुकी है और हर जगह पानी इकट्ठा हो चुका है। उसमें अब क्या होगा कि डेंगू के और मलेरिया के लार्वा उत्पन्न होंगे। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप अपने आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें, और ख़ासकर अपने घरों की छतों पर, कूलरों में और इधर उधर कुछ पड़े हुए खाली बर्तनों में पानी इकट्ठा ना होने दें, क्योंकि उसी में ही डेंगू का लार्वा उत्पन्न होता है। और वो लार्वा आपके घर तक ही पहुंचेगा। उसकी जो सीमा होती है मच्छर की, वो बस इतनी ही होती है, बस वहाँ से अपने घर के आसपास। तो कोशिश कीजिए बीमारियों से बचने की, क्योंकि जैसा मैं आपको हर बार बताता हूँ कि ग्लोबल वार्मिंग का यही इफ़ेक्ट है। आप देख सकते हैं पहाड़ों पर कितना भूस्खलन हो रहा है, कितनी बारिश ज़्यादा हो रही है, मैदानी क्षेत्रों में नहीं हो रही। तो ये ग्लोबल वार्मिंग का ही इम्पैक्ट है। इसलिए हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए और अपनी इस धरातल को भी इन्हीं से बचाना चाहिए, क्योंकि अभी इस कोविड ने हर उस बीमारी को छोटा कर दिया है जो हमें काफ़ी तंग करती हैं। और इस मौसम में मलेरिया और डेंगू, ये दोनों भयानक बीमारियां हैं। अगर हल्की सी भी लापरवाही हम करेंगे तो इसके शिकार हो जाएंगे। ये हमारे गांव का एक हॉस्पिटल है जिसे हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कहते हैं। दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट आने वाले वक्त में काफ़ी भयंकर हो जाएगा। अभी आप जो ये खेत देख रहे हैं ना, ये फसलें लहला रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग इस पर सीधा इम्पैक्ट करेगा। यानी कि बारिश कहीं कम हो जाना, कहीं ज़्यादा हो जाना, ये ग्लोबल वार्मिंग का ही इफ़ेक्ट है। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप अपने क्षेत्र में जो भी कार्य करते हैं वो CFC मुक्त करें, यानी कि उनसे ऐसी गैसें उत्पन्न ना हो या ऐसे कार्य आप ना करें जिससे हमारे वातावरण में वो प्रदूषित करें और ओजोन परत का क्षरण करें। दोस्तों मैं अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुका हूं। मैंने बस को छोड़ दिया है। अब मैं आपको अपने DVS पर लेकर चलूँगा, जहां पर हम एक फॉल्ट फाइंडिंग करेंगे। वहां पर जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि आज काफ़ी उमस भरा दिन है, काफ़ी गर्मी है, शायद बारिश हो सकती है, संभावनाएं लग रही हैं। तो मैं अपने उस संस्थान में पहुंच चुका हूं, जहां पर आज हम उस DVS में डिफ्यूजरों को चेक करेंगे।
तो सबसे पहले मैं अपने इस जिला वैक्सीन स्टोर में यहाँ पर स्थित उपकरणों की जो डाटा लॉगर है उन्हें चेक करूँगा। क्या मेरा कोई उपकरण अपने तापमान की सुरक्षित सीमा से बाहर तो नहीं चला गया। दोस्तों, जो ये पीले रंग का आप कंपोनेंट देख रहे हैं ये डाटा लॉगर होते हैं, और इसमें जो ऊपर आप ब्लैक रंग के वो कॉलम देख रहे हैं वो पूरे महीने का एक तालिका दर्शाई गई है, और उससे हमें यह मालूम हो जाता है कि हमारा इस महीने में किस दिन हमारा उपकरण 8 डिग्री से ऊपर चला गया होगा या फिर 2 से नीचे चला गया होगा। लेकिन जो यह उपकरण आप देख रहे हैं इन्हें हम आइसलैंड रेफ्रिजरेटर कहते हैं। इन्हीं में हम सारी वैक्सीन रखते हैं। कोरोना की वैक्सीन भी इन्हीं में रखी जाती है। तो इनका जो मैकेनिज्म होता है वो काफ़ी फुल प्रूफ होता है, और कोई चांस नहीं होते कि इनमें हमारी वैक्सीन का तापमान 2 से नीचे चला जाए या फिर 8 से ऊपर चला जाए, क्योंकि हमारा जो इंडिया है उसकी जो कोल्ड चेन की सुरक्षित सीमा है वो +2 से +8 ही होती है। और देखिए, जितने भी डाटा लॉगर हैं उनका सबका तापमान किसी का 4.5 है, किसी का 6 पॉइंट है, उससे ऊपर या उससे नीचे नहीं गया। ये जो अभी आइसलैंड आप रेफ्रिजरेटर देख रहे हैं, इसका जो ये तापमान दर्शाने वाला मीटर है ये प्रकाश पर कार्य करता है। जैसे ही मैंने इस पर मोबाइल की लाइट को फेंका तो इसने तापमान को दिखाना शुरू कर दिया है। इसके अंदर भी एक अलग से हम थर्मामीटर रखते हैं, ताकि अगर हमारा वो गलत रीडिंग दे दुर्भाग्यवश, तो हम इस अंदर वाले अल्कोहल थर्मामीटर से उसकी जांच कर पाएँ, क्योंकि हम कोई भी रिस्क नहीं लेते वैक्सीन के तापमान से संबंधित कार्य में। और अभी आप देखिए, ये एक डीप फ्रीजर है जो नीले रंग का है। मैं आपको यहाँ पर एक बात और बता देना चाहता हूँ कि हमारे इस कोल्ड चेन में जो सफ़ेद रंग के उपकरण होते हैं उन्हें हम आइसलैंड रेफ्रिजरेटर कहते हैं मुख्यतः, और जो नीले रंग के होते हैं उन्हें हम डीप फ्रीजर कहते हैं। यह कलर कोड अंतर्राष्ट्रीय है, और आपको किसी भी देश में जाएंगे तो लगभग यही एक कलर कोड मिलेगा इन उपकरणों के बारे में। जो मेरा डीप फ्रीजर है ये काफ़ी पानी फेंकता है नीचे की तरफ, और अन्य कोई डीप फ्रीजर पानी नहीं फेंकता, और इसी से संबंधित हम फॉल्ट फाइंडिंग करने जा रहे हैं। आप देखने की कोशिश कीजिए, मैं आपको कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको सफ़ेद रंग का बर्फ़ जैसा नज़र आ रहा है ना, तो वो बर्फ़ ही है। और मेरा लगता है डीप फ्रीजर कहीं से लीक नहीं है, शायद नमी का ये साइड इफ़ेक्ट है। आप सबको पता ही है कि इस वक्त मौसम के अंदर कितनी नमी है, हर तरफ आपको नमी ही नमी नज़र आएगी, और उस नमी के काफ़ी साइड इफ़ेक्ट होते हैं। आप अपने एयर कंडीशनर में भी देख सकते हैं, अक्सर हमारी पीसीबी इसी मौसम के अंतराल में ज़्यादा ख़राब होती हैं, और पानी भी कई दफ़ा दीवारों से या फिर एयर कंडीशनर में यहाँ वहाँ से टपकना शुरू हो जाता है। और वही सिचुएशन मेरे इस डीप फ्रीजर की लग रही है। पानी टपक रहा है, लेकिन यह पानी काफ़ी मात्रा में टपक रहा है, और अन्य किसी उपकरण में ऐसा नहीं है। तो इस कमी के अलावा इसमें और कमियां भी हो सकती हैं, उसी ही की हम फॉल्ट फाइंडिंग करेंगे। क्या वजह है कि बर्फ़ इतनी ज़्यादा जम रही है, या फिर अन्य उपकरणों से पानी नहीं टपक रहा जो डीप फ्रीजर है यहाँ पर इसके साथ के रखे हुए, और सिर्फ इसी से ज़्यादा टपक रहा है। अब इसको हम थोड़ा डिटेल में जाकर देखेंगे। इसके दूसरे हिस्से को मैं खोलूँगा और वहाँ से इस बर्फ़ को हटाने की कोशिश करूँगा, ताकि मूल समस्या का पता लग सके। और देखिए, मैंने बर्फ़ को धीरे धीरे हटाया है सावधानी से। आप देख सकते हैं इसमें एक पाइप कैपिलरी की गई हुई है और एक सेक्शन आई हुई है, दोनों एक ही सुराख से आई हुई हैं। और आपने ध्यान से देखा होगा तो इन पर कोई भी इंसुलेशन नहीं है, खासकर सेक्शन पाइप पर। और शायद यही वो एक मुख्य वजह है जिससे कि बर्फ़ ज़्यादा जमती है और अन्य उपकरणों की बजाय। इसलिए मैं इस पाइप को इंसुलेटेड करूँगा, या फिर संबंधित टेक्नीशियन से जो अभी मेरा उपकरण अंडर वारंटी में है उसको इस फॉल्ट के बारे में सूचित करूँगा। और ये चार्ट आप देख रहे हैं, ये नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है। आपको भी पता होना चाहिए कि आपके अपने बच्चे को कितनी वैक्सीन लग चुकी हैं और उसे कौन कौन सी वैक्सीन लगनी चाहिए। अब मेरा यहाँ का कार्य पूर्ण हुआ। अब मैं आगे वाले गंतव्य पर जाऊँगा और वहाँ की फॉल्ट फाइंडिंग करूँगा। यहाँ भी आप पानी की प्रचुर मात्रा देख सकते हैं एयर कंडीशनर में नमी की वजह से। अब मैं बस स्टॉप पे आकर खड़ा हो गया हूँ। अब मैं अपने आगे वाले डेस्टिनेशन पर जाऊँगा और वहाँ भी एक फॉल्ट फाइंडिंग है। कोशिश करूँगा कि मैं आपको वो फॉल्ट फाइंडिंग दिखा पाऊँ। दोस्तों, जो मेरा वर्क है आप इसके बारे में लगभग जान ही चुके होंगे, फिर भी मेरी कोशिश है कि मैं आपको जो भी मेरा कार्य है उससे संबंधित बातें आपको बताऊँ।
जैसे अभी आपको पता ही है कोरोना काल चला हुआ है और आपको वैक्सीनेशन लेने की सबसे पहले ज़रूरत है। इसलिए अगर आपने अपने आप को वैक्सीनेट नहीं करवाया है तो आप सबसे पहले वैक्सीनेट करवाएं अपने आप को, क्योंकि अभी जैसा बता रहे हैं सभी वैज्ञानिक तीसरी लहर की संभावनाएं हैं कुछ हद तक। फिर भी अगर आप वैक्सीनेट होंगे तो इस भयंकर बीमारी से आप अपने आप को बचा पाएंगे। इसलिए मैं सभी टेक्नीशियंस दोस्तों से कहना चाहता हूं कि अगर आपने अपने आप को वैक्सीनेट नहीं करवाया है तो आप अपने आप को सबसे वैक्सीनेट करवाएं, ताकि हम अपनी भी सुरक्षा कर सकें और समाज में भी इस बीमारी को फैलने से रोका जा सके। तो अभी मैं यहाँ से अपनी बस लूँगा और फिर आगे के गंतव्य पर चलूँगा। बने रहिएगा मेरे साथ। कोशिश यही है कि आपका और मेरा साथ ऐसे ही चलता रहे। तो दोस्तों मैं अपने अगले गंतव्य की ओर बढ़ चुका हूँ। आप फिर से उन नज़ारों का अवलोकन कर सकते हैं, लेकिन साथ में आपको इन 4 महीनों में अपना विशेष ख्याल रखना होता है, क्योंकि जो ये 4 महीने होते हैं ये काफ़ी हार्ड होते हैं और इस मौसम में आपको खान पान का विशेष ध्यान रखना होता है और विशेषकर पीने के पानी का तो आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपको ज़मीन का पानी पीने से बचना चाहिए, यानी कि जो नलकूप का पानी होता है, क्योंकि बारिश के मौसम में बारिश ज़्यादा होने से उसके दूषित होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए अपने स्वास्थ्य का अगर आप ख्याल रखेंगे तभी आप समाज को सुरक्षित कर पाएंगे। तो दोस्तों मैं फाइनली ही पहुंच गया हूं मेरी आगे वाली साइड पर। कोशिश करूंगा कि अगर संस्थान बंद ना हुआ हो तो मैं वहां जाकर वो फॉल्ट फाइंडिंग कर पाऊँ, नहीं तो कल ही वो संभव हो पाएगा।